चलिए सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास से हम सभी लोग जुड़ जाएं। और कल की हमारी जो क्लास थी शाम को इवनिंग में 8 बजे शुरू हुई थी, लेकिन कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के होने की वजह से वो क्लास कुछ लेट शुरू हुई, जिसमें काफ़ी बच्चे आए थे लेकिन पुनः बच्चे नहीं आ पाए। आप सभी लोगों को ये बताना है कि वो क्लास जो थी आधे घंटे की क्लास थी, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ के फिर क्लास को लेते हैं। हमने कल आपसे जिक्र किया था कि इतिहास के बारे में, इतिहास किसे कहते हैं, एक बार आप क्लास देख लीजिएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, क्यों हैं, इसके बारे में भी हमने बताया है। भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है, क्या रीजन है, इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है। आप सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगामी हम देखते हैं। आज की क्लास में हमने बताया था कि इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कल हमने क्लास में बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और ये भाग आप सबको पता है कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, जो दूसरा था वह आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा था उसका नाम था, आप सभी जानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और लास्ट में था हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनमें अंतर क्या है? प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें मानव को ये प्रारंभिक अवस्था का काल था। किस अवस्था का? प्रारंभिक अवस्था, मानव के प्रारंभिक अवस्था का काल। और इस काल में हम पूर्णतः यह जानते हैं कि जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं वह पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई हैं। किससे प्राप्त हुई हैं? पुरातात्विक स्रोतों से। पहली चीज कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई है? पुरातात्विक स्रोतों से। जैसे कि कह सकते हैं अभिलेख, पत्थर के अभिलेख, या कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। पुरातात्विक जो भी स्रोत होते हैं, जो कुछ भी होता है वो अभिलेख है, सिक्के हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इस तरह की चीज़ों से हमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का ये जानकारी तो प्राप्त हुई, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं मिला है। ये प्राग ऐतिहासिक काल था। और इस काल में जिसका हम अध्ययन करेंगे, इस काल में जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है, इस काल में हम अध्ययन करेंगे पाषाण काल। किसका? पाषाण काल। मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम अपने इतिहास के अंतर्गत हम किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे? पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल। ये आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल की भी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से होती है, लेकिन बस अंतर इतना सा है कि इसकी हमें लिखित जानकारी प्राप्त है। आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित जानकारी प्राप्त है, समझिएगा पहला पॉइंट। इसकी भी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। और दूसरा, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लिखित साक्ष्य, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं आदि ऐतिहासिक काल में, और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य प्राप्त है इसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। यहाँ पे लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला, और यहाँ पे अगर लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। आपको पता होगा कि जो पढ़ी जाती है उसके लिए पहले के समय में, पुरातात्विक समय में, हम कह सकते हैं कि दो भाषाओं का मेल, जैसे कि मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश,
अगर दोनों भाषाएं हमें मिलती हैं तो हो सकता है हम एक दूसरे से कोरिलेट करके उस भाषा की समझ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी इस समय आदि ऐतिहासिक काल में प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद आता है ये जान लीजिएगा कि आदि ऐतिहासिक काल में हम किसका अध्ययन करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में हम अपने इतिहास के अंतर्गत किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है पहला वह है हड़प्पा सभ्यता, या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसका? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा जिसका अध्ययन करेंगे वह करेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल मतलब वो सभ्यता लिखिए, काल अच्छा नहीं रहेगा, सभ्यता लिखिए, सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आता है वो ऐतिहासिक काल आता है। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। देखिए, आप कॉपी पे अगर नोट्स बनाना चाहें तो इसी तरह क्रमशः लिखते जाइएगा, और अगर न हो तो क्लास को अच्छे से पहले सुन लीजिए, फिर बाद में इसी वीडियो को दोबारा देखकर आप चाहेंगे तो पोच करके ये सारे मैटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक काल क्या है। तो ऐतिहासिक काल एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो ऐतिहासिक काल है, इस काल के अंतर्गत, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य मिले हैं। दूसरा पॉइंट, उसे पढ़ा भी गया है, उसे पढ़ा गया। मतलब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। इसके जानकारी का जो स्रोत है वो कई तरीके के हैं। आप देखिए, पहला तो ये है कि पुरातात्विक स्रोत, तो यहाँ पर भी आएगा पुरातात्विक स्रोत, पहला स्रोत है जो आपको बताया। इसके अंतर्गत मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन आएंगे, सिक्के आएंगे, अभिलेख आएंगे। दूसरा जो है इसका स्रोत वह क्या है? विदेशियों का विवरण कर सकते हैं, या कह सकते हैं विदेशियों का विवरण। और तीसरा साहित्यिक। कहीं कहीं पे आपको साहित्यिक का मतलब विदेशियों का विवरण भी तो साहित्यिक ही है, क्योंकि जो विदेशियों ने जानकारी दी है वो एक किताब के माध्यम से दी है या साहित्य के माध्यम से ही प्राप्त की है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे साहित्यिक। ठीक है, तो चलिए हमें साहित्यिक एक और आ जाता है इसी में। चौथा पॉइंट हम बना देते हैं धार्मिक। ठीक है, तो इतने तरीके के स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए हम इसको समझ लिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब इसमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक को है, थोड़ा सा उसको देख लें। पहला इसमें हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, इन तीनों इतिहासों का अध्ययन हम किस में करेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रफ करते हैं। आप नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो वीडियो एक बार देख लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो एक बार वीडियो देख लीजिए और आगे से आप इसको पोच करके जब दूसरी बार देखेंगे तो पोच करके आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अगली बात यह है कि हम इतिहास की शुरुआत कहाँ से करेंगे। पहली चीज़, इतिहास को हम अपनी सुविधा के अनुसार जैसे हम पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जानकारी प्राप्त हो और हमारी परीक्षाओं में सुविधा हो, उसके लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3। पहला जो है जिसका नाम है प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। और दूसरा जो है हमारा वो क्या है? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा क्या है हमारा? आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम समझ लेते हैं इसमें पढ़ना क्या। अब हमारे
जो मेन विषय है, जो मेरा मेन टॉपिक है, अब जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछना शुरू हो रहा है, अब उस पर हम चलना शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत एग्जाम में सबसे ज़्यादा आज के समय में प्रश्नों की जो बौछार हो रही है, प्रश्न जहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वह है आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आधुनिक इतिहास का ही भाग है, लेकिन लोग इसे अलग से पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे, सबसे फर्स्ट तो हम इसको आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। दूसरा हम प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से जैसे अगर कोई एग्जाम हुआ, एग्जाम में आप जानते हैं अगर 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत से बन रहा है तो 3 क्वेश्चन इससे बनेगा प्राचीन इतिहास से, और 2 क्वेश्चन बनेगा मध्यकालीन से। तो आप समझिएगा आज के समय में इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो आज के दिन हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत करते हैं कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कैसे की जाए और उसमें क्या क्या मुख्य मुख्य हमारे विषय हैं। ठीक है, चलिए। इधर से, ठीक, यहाँ से ना, सही चल रहा है ना? ठीक, चलिए अब हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे, आधुनिक इतिहास। तो अब हम यहाँ पे आधुनिक शब्द जोड़ते हैं, आधुनिक। अब हम आधुनिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, आपको पता है कि इस आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमें अपनी सुविधा अनुसार हम इसको लगभग 5 टॉपिकों में बांटे हैं, जिससे कि पढ़ने में आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। तो पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है भारत में, पहला जो हमारा टॉपिक है आधुनिक इतिहास पढ़ने में, भारत में यूरोपी कंपनियों का आगमन। भारत में सबसे पहले कौन आया था? यूरोपीय कंपनियां आई थी। इस यूरोपीय कंपनियों के आगमन में क्या मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद जब यूरोपीय कंपनियां आ गई, उसमें आप जानते हैं सबसे मजबूत ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन, वो ब्रिटिश शासन भारत में आकर किस तरीके से अपना सुदृढ़ीकरण किया या किस तरह से यहाँ मजबूती से यहाँ पे रहा, अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, क्या हम पढ़ेंगे? ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। और तीसरा जो हमारा है विस्तार पढ़ेंगे, तीसरा जो हमारा है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। देखिए, हमने बताया हम इसको पढ़ने के लिए 5 टॉपिक में बांटे हैं इतिहास में, आधुनिक इतिहास को। इस 5 टॉपिकों में से आपको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, कैसे हुआ था, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ, किस तरह से ब्रिटिश शक्ति ने विस्तार किया अपना, कितने युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ पे युद्ध लड़े, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद 1857 की क्रांति कैसे हुई, और चौथा सामाजिक सुधार आंदोलन। बहुत सामाजिक आंदोलन चले थे, सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलन चले थे। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन। भारत के लोग सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुत तरीके के आंदोलन किए। कहीं कहीं पे सफलताएं मिली हैं, कहीं कहीं पे नहीं मिली है। कौन कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे और कौन कौन से व्यक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके बाद 5वां जो हमारा टॉपिक आएगा वो आ जाएगा 5वां जो राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ेंगे?
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब कहीं भी देखेंगे कई स्पेशल बुक आती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा, कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? 3 भागों में हमने बांटा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ने के लिए हमने सबसे पहला कहा कि उदारवादी, पहले जो एक आज़ादी के लिए, भारत को आज़ादी के लिए जो आंदोलन शुरू किए जाते थे, उसमें सबसे मूल्यवान जो व्यक्ति थे, उन सभी लोगों को हम लोग उदारवादी की उपमा दी जाती है। उदारवादी, ठीक है, उदारवादी चरण ये चला, उदारवादी चरण, कुछ समय तक उदारवादी चरण चला। उसके बाद उग्रवादी चला, उग्रवादी चरण, और उसके बाद अंतिम चरण जो चला वो गांधीवादी चला, गांधीवादी, ठीक है, गांधीवादी चरण। तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में रख के पढ़ेंगे, पहला उदारवादी, दूसरा उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी। तो एक एक का जब हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमें कोई भी प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं छूटेगा। यूपी कांस्टेबल और पेट के लिए कोई भी प्रश्न जीके से यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो आज भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है। चलिए देखा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहले एक बार हम समझते हैं भारत में जब यूरोपीय कंपनियां आईं तो किस लिए आई। सबसे पहली बात यही है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां किस लिए आई। कुछ तो उन्हें फ़ायदे होंगे। क्या जो यूरोपीय कंपनियां आई, जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्या तभी से यूरोपीय कंपनियां आई, या क्या यूरोपीय के लोग आए? ऐसा नहीं है, पहले भी यूरोप के लोग या अन्य देशों के लोग भारत में आकर रहा करते थे, और हो सकता है कुछ चीज़ों का व्यापार भी किया करते थे। लेकिन इसके बारे में हम पुरानी चीज़ों के बारे में अभी जिक्र नहीं करेंगे। वर्तमान में जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, क्या ज़रूरत पड़ा कि उन्हें नए जलमार्ग की खोज करनी पड़ी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का मुख्य कारण व्यापार था। सबसे पहली चीज़, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का मुख्य कारण क्या था? व्यापार था। जो ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थीं, इनका सबसे मुख्य कारण व्यापार था। किस कारण से? देखिए, व्यापार पहले भी हुआ करता था भारत से और यूरोपीय कंपनियों के बीच में, लेकिन यह व्यापार के उस समय मुख्यतः 3 मार्ग थे। पहले के समय 3 मार्ग थे। उन तीनों मार्ग के बारे में थोड़ा हम जानें। पहला था फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी। दूसरा जो था लाल सागर या लाल सागर की खाड़ी, ठीक है। और तीसरा जो था मध्य एशिया, ठीक है। 3 मार्ग थे। तो इसमें से फारस की खाड़ी, लाल सागर की खाड़ी और मध्य एशिया, ये फारस की खाड़ी और लाल सागर की खाड़ी से व्यापार तो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बड़ा टैक्स देना पड़ता था। टैक्स मतलब ये है, उसमें जो स्वेज नहर आज के समय में बना है, आप जानते हैं, उसके बीच में कोई रास्ता नहीं था जिससे कि उसको पार किया जा सके। इस कारण से क्या किया गया कि फारस की खाड़ी और लाल सागर की खाड़ी से व्यापार तो चल रहा था, लेकिन मध्य एशिया से व्यापार करना उन लोगों के लिए बड़ा सुखमय था। मतलब बहुत आसानी से व्यापार कर लेते थे। लेकिन इसी के रुकावट की वजह से, इसी मध्य एशिया के रुकावट की वजह से, रास्ते के रुकावट की वजह से यूरोपीय देशों के लोगों को व्यापार के लिए एक अलग रास्ते की खोज करनी पड़ी। उस अलग रास्ते की खोज करने का मुख्य कारण है जिससे कि व्यापार हमारा आसानी से हो सके। इसका क्या कारण था जिसके कारण से मध्य एशिया का जो रास्ता था वो बाधित हुआ? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य एशिया का रास्ता बाधित होने का मुख्य कारण क्या था। थोड़ा सा हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। यूरोप, देखिए,
जो यूरोप के बारे में हमें पढ़ना है, यूरोप, ठीक है। आइए सभी लोग जुड़ जाइए, जितना आसानी से, जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतनी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। यूरोप से, ठीक है, यूरोप से पहले के समय में लोग जो व्यापार किया करते थे, और वहाँ का एक साम्राज्य था, यूरोपी साम्राज्य था, जिसको हम लोग नाम देते थे रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य जो था उस समय का बहुत, यूरोप में बहुत ही सबसे बड़ा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। इस साम्राज्य का विखंडन हो गया, ये साम्राज्य टूट गया, और किस में टूट गया? दो भागों में टूट गया। पहला जो भाग हुआ वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पहला जो था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और दूसरा जो था पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग भारत से व्यापार करना आसान समझते थे, क्योंकि पूरब में थे। अब पश्चिमी लोग जब पूरब को क्रॉस करेंगे तब तो आएंगे भारत में। तो पश्चिम रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का नाम भी रख दिया गया था क्या? बैजंतिया। बैजंतिया मतलब पूर्वी रोमन साम्राज्य को क्या बोलते थे लोग? बैजंतिया बोलते थे। क्या बोलते थे? बैजंतिया। कहीं आपको बैजंतिया मिले मतलब समझिए पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसके बाद इसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया ये राजधानी है। किसकी राजधानी है? पूर्वी रोमन साम्राज्य की कह सकते हैं या बैजंतिया की कह सकते हैं। उसके बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी जो थी वह थी रोम। आप जानते हैं आज रोम किसकी राजधानी है? इटली की है, ठीक है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। तो ये बैजंतिया, जो बैजंतिया नाम जाना जाता आज के समय में, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। अब हम ये समझते हैं कि क्या दिक्कतें हुई जिसके कारण से, कैसे रास्ता बाधित हुआ जिसके कारण से ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का वर्चस्व कम होता गया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, यूरोप के रोमन साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, जो ये एक, देखिए ये है काला सागर, ठीक है। क्या है? हम इसको लिखते हैं, ये है काला सागर। काला, मैप पे आपको बताएंगे काला सागर, ये है काला सागर। और नीचे जो जल है ये है मरमरा सागर। मरमरा सागर, ठीक है। ये है काला सागर और ये है मरमरा सागर। काला सागर और मरमरे सागर के बीच में, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में एक संधि है जिसको बास्पोरस की संधि बोलते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, तो जानिएगा बास्पोरस की संधि। संधि, बास्पोरस की संधि। तो ये जो बीच में थी बास्पोरस, ये एक रास्ते का मार्ग बनता था, मतलब कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता था बास्पोरस की संधि। इधर जो देश था उसका नाम था टर्की, जिसे आज हम लोग तुर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुर्की। और इधर ये जो क्षेत्र था, ये तो पूरा रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य है। ये क्या है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। ये क्या है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। ये है पूर्वी रोमन साम्राज्य। और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया, जो राजधानी बताए थे आपको, कुस्तुनतुनिया, जो अभी आपको हमने राजधानी बताया था कि
पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। तो यह जो जगह है, जो प्लेस है, यह कुस्तुनतुनिया थी। तो बीच में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्पेस होगा। ये टर्की में उस समय एक साम्राज्य का उदय हुआ, उसका नाम था उस्मानिया। क्या नाम था? उस्मानिया। एक उस्मानिया नामक साम्राज्य का उदय हुआ। कहाँ? टर्की में। उस्मानिया साम्राज्य का उदय, ठीक है। उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। ये उदय कहाँ पे हुआ? तुर्की में हुआ। और यह जो उस्मानिया थे बड़े ही उजंड किस्म के थे, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कब्जा करने के लिए अग्रसित रहते थे। तो इन्होंने क्या किया? उस्मानिया साम्राज्य ने यहाँ से ये कुस्तुनतुनिया पे जाके हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। और जब कुस्तुनतुनिया पे जाके हमला किया, यहाँ पे हमला किया, तो कुस्तुनतुनिया के जो भी वहाँ पे लोग निवास कर रहे थे, वैज्ञानिक थे, यहाँ के लोग वैज्ञानिक कसते ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। तो यहाँ के लोग ईश्वर में बड़ा विश्वास किया करते थे। तो यहाँ के लोग भागना शुरू कर दिए। क्या किए? भागना शुरू कर दिए। और भाग के जाकर ये लोग अन्य देशों में रहना शुरू कर दिए। इटली में रहे, स्पेन में रहे, पुर्तगाल में रहे, अन्य यूरोपीय देशों में जाके रहना शुरू कर दिए, क्योंकि अपनी जान बचाने लगे। तो उस्मानिया का इस पे अधिकार हो गया। उस्मानिया साम्राज्य का उदय, और इस पे क्या हो गया? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। कुस्तुनतुनिया पे किसका अधिकार हो गया? उस्मानिया साम्राज्य का। उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, ठीक है। जब अधिकार हो गया उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पे, तब टर्की का वर्चस्व बढ़ गया। तो अब जो यूरोपी लोग थे, वो अब व्यापार करने जाना चाहते थे। तो उसमें दिक्कतें क्या हुई कि एक तो यहीं पे उस्मानिया साम्राज्य आ गया, टर्की यहीं पे टैक्स लेना शुरू कर दिया, कर उनसे बढ़ा दिया। और फिर यहाँ से जब तुर्की होके जाते थे तब भी कर बढ़ गया था। तो जब कर बहुत ज़्यादा लग गया, तो अब तुर्की के लोगों ने कहा कि अब आप इतना कर दीजिए, तभी तो यहाँ से माल जाएगा या तो आएगा, नहीं तो आपका माल नहीं जाएगा। तो तुर्की के लोग खुद सोचते थे कि हम खुद व्यापार करेंगे, यूरोप में हम खुद अब माल को लेके जाके बेचेंगे। इस कारण से ये अपना वर्चस्व कायम कर लिए और यह रास्ता बाधित हो गया। जब ये रास्ता बाधित हो गया, तो कुछ समय बीतने के बाद यूरोपवासियों के मन में विचार आया कि हमें कोई न कोई रास्ता या मार्ग हमें तलाशना होगा, जिससे कि आसानी से व्यापार किया जा सके। आप भी जानते हैं आज के समय में या तब भी सबसे सस्ता मार्ग जल मार्ग कहलाता है। सबसे सस्ता मार्ग कौन सा होता है? जल मार्ग कहलाता है। तो इन्होंने इसके बाद यूरोप के लोगों ने ये सोचा कि कोई एक जल मार्ग हम और खोजें, जिससे कि हमें व्यापार करना सुलभ और आसान हो जाए। तो फिर क्या हुआ, देखिए इसे रब करते हैं। आप लोग फिगर जरूर बना लीजिएगा। इस फिगर से आपको कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे ही मिल जाएंगे कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? बास्पोरस है, ठीक है, ये ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद उस्मानिया जो साम्राज्य है वो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। चलिए, यहाँ देखने के बाद हम देखते हैं कि जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप के जो देश हैं, एक ये देश है, ठीक है, ऐसे देश है। तो ये देश है आपका पुर्तगाल। ये कौन सा देश है? पुर्तगाल। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देश है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल। और यह जो है स्पेन है। ये क्या है? स्पेन है। अब बात यह है कि जब सभी लोगों का व्यापार बाधित हो गया, तो पुर्तगाल और स्पेन कि जो राजा थे, जो साम्राज्य थे, जिसका साम्राज्य था इमैनुअल प्रथम, अभी हम पढ़ेंगे, जो राजा था, उस राजा के विचार था, राजा के मन में ये विचार आता था कि हम भारत से व्यापार कैसे करें। व्यापार करने के लिए हमें कोई ना कोई मार्ग होना चाहिए, कोई तो मार्ग होना चाहिए। अब इस मार्ग की खोज के लिए कुछ तो हमें पता होना चाहिए, कैसे हम पता करेंगे। तो उस समय एक व्यक्ति था, प्रिंस हेनरी, जिसका नाम क्या था? प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी नामक व्यक्ति ने, ठीक है,
प्रिंस हेनरी नामक, ये पुर्तगाल का व्यक्ति था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। ठीक है। प्रिंस हेनरी नामक व्यक्ति ने एक नक्शा बनाया। वह नक्शा दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका के महाद्वीप से होता हुआ जा रहा था, लेकिन वो भी नक्शा पूर्ण नहीं था। वो भी नक्शा पूरा नहीं था, लेकिन उन्होंने नक्शा बनाया प्रिंस हेनरी। इस कारण से इन्हें द नेविगेटर, क्या बोलते हैं? द नेविगेटर, द नेविगेटर की उपमा दी जाती है, द नेविगेटर की उपमा दी जाती है। तो द नेविगेटर मतलब होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। मतलब द नेविगेटर की उपमा दी जाती है किसे? प्रिंस हेनरी को। किस कारण से? क्योंकि इन्होंने नक्शा बनाया। किसका नक्शा बनाया? जलमार्ग का नक्शा बनाया अफ्रीका से होते हुए। तो अब हम थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये पुर्तगाल है, स्पेन एक बड़ा देश है। ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए इसको हम रफ करते हैं। आज की क्लास, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसके कारण से क्लास को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगा। 1-2 दिन बाद क्लास बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको भी आसानी से सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे और हम लोग टॉक भी कर लेंगे। कोई भी समस्या आती है आप मुझे तुरंत कमेंट में लिखिए और उसका सलूशन होगा। और सभी लोग समय से 8 बजे उपस्थित होइए और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और अगली बार क्लास में हम ये जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो दो नेविगेटर है उनने जो नक्शा बनाया, उसके आधार पे किस तरह अन्य लोगों ने भारत में या कह सकते हैं पूरब में आना शुरू किया। ठीक है, और कैसे जलमार्ग की खोज हो गई। चलिए आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में। जो भी ये वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये बैच पूरा हमने बताया था यूपी कांस्टेबल और पेट के लिए है। आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, आने वाले समय में आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास बड़े आसानी से चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।